हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 23 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 23 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल चैनल का जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो टेलीग्राम से आप लोगों को डेली की पीडीएफ मिल जाएगी। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, ये भी हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा से लौटे हैं। जिस रॉकेट पर ये सवार होकर के गए थे इसका नाम है न्यू शेपर्ड रॉकेट। पेड्रो कैस्टिलो, ये भी हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति बने हैं और पेरू के राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले किसान भी बन गए हैं। हैती के राष्ट्रपति जोविनल मोइसे की कुछ समय पहले ही हत्या की गई थी, जिसके बाद से अब यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं एरियल हेनरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो कि मथुरा में स्थापित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमना 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने भी हाल ही में फास्टर योजना की शुरुआत की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में चाइना के द्वारा किया गया है। देखिए क्या है ना कि इस समय जो चाइना है ये हर दिन अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका रहा है। आप जानते ही हैं, हर 2-4 दिन में चाइना ये न्यूज़ में आ जाता है अपनी किसी न किसी नई टेक्नोलॉजी के कारण। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस मैगलेव ट्रेन के बारे में। इसे आप फ्लोटिंग ट्रेन भी कह सकते हैं। फ्लोटिंग ट्रेन यानी कि तैरती हुई ट्रेन, यानी कि पटरी पर नहीं चल रही है, तैर रही है। अब तैर रही है इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि ये ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठती हुई या तैरती हुई आप कह सकते हैं ये नज़र आ रही है। और ये है चाइना की सुपर हाई स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन क्या है आगे मैं बताऊंगी भी। तो देखिए इस ट्रेन को चाइना ने पूरी तरह से देसी तकनीक से विकसित किया है। ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ट्रैक के ऊपर ऐसे तैरते हुए नज़र आ रही है और इसलिए इसे फ्लोटिंग ट्रेन ये कहा जा रहा है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि इस ट्रेन में पहिए नहीं लगे हुए हैं। बिना पहियों के चलने वाली ये ट्रेन है और ये चलने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते ये जो ट्रेन है इसे चलने के लिए काफ़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एनर्जी कम लगेगी लेकिन रफ्तार आप देख सकते हैं कितनी सुपर फास्ट है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी। और चाइना अपने इस प्रोजेक्ट पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा था, लेकिन अब इसे सफलता मिल गई है। तो ये जो ट्रेन है ये चाइना के शहरों को जोड़ने का काम करेगी। आप लोगों यदि समय हो आप लोगों के पास तो यूट्यूब में जाएंगे और इसकी स्पीड आप देखेंगे, मतलब कि इसका वीडियो भी अपलोड है। पलक झपकते ये ट्रेन सामने से छूमंतर हो जाती है, मतलब इतनी फास्ट है कि सामने से निकल भी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है चाइना के द्वारा। इसकी जो कुल लंबाई है इसकी यदि हम बात करें तो ये है 69 फीट। तो चाइना ने इसमें सफलता पा ली है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो अभी यदि हम बात करें चाइना की, देखिए बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं। इस क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो हम कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ही रिलेट करेंगे। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट, दोनों में आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ईस्ट है कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन, जबकि फास्ट ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसकी फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है रशिया के द्वारा। तो आप लोगों ने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, S-400 मिसाइल भारत ने रशिया से ही परचेस की है। लेकिन अब आप कह सकते हैं इसका भी एडवांस वर्जन जो कि आ रहा है S-500 मिसाइल, इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में रशिया के द्वारा किया गया है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया भी है। मान लीजिए सामने से जो मिसाइल आ रही है वॉर करने के लिए, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये एक तरह की मिसाइल है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का भी मुकाबला कर सकेगी। इतनी एडवांस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। और ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस से
एयर में यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब यदि हम बात करें रशिया की, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में ही फैला हुआ है। रशिया का वह हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है ये कहलाता है साइबेरिया, जबकि इसकी जो राजधानी है मॉस्को ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। करेंसी है रूबल, प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में जो रशिया है ये ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है, हालांकि अमेरिका भी इससे अलग हो चुका है। और आप यदि करंट से रिलेट करेंगे तो रशिया और अमेरिका के बीच जो बिगड़ते संबंध थे, इसी बीच व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इनके बीच एक बैठक आयोजित की गई। आप कह सकते हैं एक तरह की औपचारिक मुलाकात थी दोनों के बीच। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक दूसरे की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, आप अच्छे आप अच्छे। आप लोगों को याद आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो यूरोपीय यूनियन है इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए या इसका मुकाबला करने के लिए कड़े नियमों की शुरुआत की गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि यूरोपीय यूनियन ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक तरह का संगठन है। कौन सा संगठन? तो ये 28 देशों का एक संगठन है। आप मैप में देख पा रहे हैं। तो देखिए मैंने गलत बोल दिया, 28 पहले थे, लेकिन जनवरी 2019 में ही इससे कौन एग्जिट हो चुका है? ब्रिटेन, जिसे नाम दिया गया था ब्रेग्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है। तो अब यदि देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आती हैं। इन्हीं 27 कंट्रीज के लिए इन कड़े नियमों की शुरुआत की गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अब ये नियम होंगे, ये कैसे कड़े नियम होंगे, तो इसका कुछ आप बेसिक समझेंगे। आप लोगों ने COP21 के बारे में सुना होगा, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब आयोजित किया गया था? 2015 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। जिसमें ये बात निकल कर के सामने आई थी कि जो IPCC है, IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो IPCC के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें यह बताया गया था कि दुनिया का जो औसत तापमान है ये आने वाले 75 से 80 सालों में लगभग, इसने कहा था कि 2100 के आते आते तक, अभी क्या चल रहा है 2022, लगभग 78 साल बाद जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो इससे होगा क्या? जो ग्लेशियर है ये पिघलने लगेंगे। हालांकि ये तो अभी भी पिघल रहे हैं, लेकिन इनके पिघलने में तेजी होगी। अब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो समुद्र का जो जल स्तर है ये ऊंचा होगा और ऊपर उठेगा, जिससे कि जो समुद्र के किनारे बसे देश और शहर हैं ये पानी में धीरे धीरे समाने लगेंगे। वैसे आपने अभी भी एग्जाम्पल देखा होगा, अभी ऐसे ऐसे भी ग्लेशियर पिघलने लगे हैं जिनका अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया तक नहीं था। मतलब कि इनका यह मानना था कि ये जो ग्लेशियर हैं ये सैकड़ों साल तक नहीं पिघलेंगे, लेकिन अब वे भी पिघल रहे हैं। चर्चे में रहा डूम्सडे ग्लेशियर और A76 ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी पिघलने लगा है। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है। तो ऐसे में IPCC ने कहा था कि इसका भी सल्यूशन है, यदि दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी पृथ्वी का, इसे यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस में रोक लिया जाता है तब इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इसी क्रम में भारत ही नहीं अन्य कंट्रीज़ हैं जो इसलिए कदम भी उठा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ये कम कर रही हैं। कौन कौन सा देश क्या क्या कर रहा है ये मैं आप लोगों को समय समय पर बताते ही रहती हूँ। फिलहाल आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ यूरोपीय यूनियन। ये अपने नए कड़े नियम लेकर के आ रहा है, जिसमें इसने क्या कहा है कि कार्बन का जो उत्सर्जन होता है इसमें ये 55% की कटौती करेगा। आप ये तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन ये कौन करता है? चाइना। हालांकि चाइना इस पर सजग हो चुका है और इसके लिए एक्शन ले रहा है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो यूरोपीय यूनियन ये 55% कार्बन की कटौती करने का विचार कर रहा है। इसके लिए इसने स्ट्रिक्ट रूल भी बना दिए हैं। परिवहन को ये कंट्रोल करेगा। परिवहन कंट्रोल करने का मतलब है कि जो ईंधनों का इस्तेमाल होता है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है ये वायुमंडल में फैलता है, इसे ये कंट्रोल करेगा। और उद्योगों से भी सबसे ज़्यादा कार्बन ये वायुमंडल में फैलता है। तो इसने क्या विचार किया है, जो भी कंपनियां हैं इन पर नकेल कसने के लिए, यदि ये कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ अमाउंट में तो करती ही होंगी, बड़ी कंपनियां ज़्यादा करती हैं, छोटी कंपनियां या फैक्ट्री आप कह सकते हैं ये कम करती होंगी, तो इस पर ये टैक्स लाने का विचार भी कर रहा होगा। इन कंपनीज़ को अब कार्बन उत्सर्जन के लिए टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह और भी कई रूल हैं, मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिए हैं। इस तरह ये
प्रयास कर रहा है अपने अपने स्तर पर कि किसी तरह तो क्लाइमेट चेंजेस की जो समस्या है इससे निपटा जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन ये शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और कहाँ की गई है? मथुरा में। अब ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया है क्लाइमेट चेंजेस की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए सरकार ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है वगैरह वगैरह। तो इसी क्रम में अब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने मथुरा से इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल इसने शुरू कर दिया है। देखिए, ट्रायल शुरू किया है, अभी ये वैसे शुरुआत नहीं की गई है यात्रियों के लिए, बस इसे ट्राई करके देखा जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बस होगी इसमें यात्रियों की सुविधा का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक ये बस है। SOS की सुविधा है। SOS यानी कि सेव अवर सोल। आपातकालीन स्थिति में इस बटन का इस्तेमाल करके पुलिस की मदद ली जा सकती है। तो देखिए, फिलहाल तो इसका ट्रायल किया जाना है, ट्रायल हो रहा है, लगभग 1 महीने तक इसका ट्रायल किया जाएगा। तो बस में ट्रायल करने के लिए इसमें कोई यात्री नहीं बैठेंगे। यात्रियों के स्थान पर इसमें बालू की बोरी भर करके रखी गई है और ये देखा जाएगा कि ये जो बस है ये यात्रियों को बैठाने में किस तरह का रिस्पॉन्स करती है। ये रोड में चला करके देखी जाएगी। 1 महीने इसका पूरा ट्रायल होना है। कहाँ होना है? मथुरा में। और मैंने आप लोगों के लिए आज कुछ स्कीम्स भी रखी हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कि चर्चे में रही हैं। लैंड होल्डर्स के लिए यानी कि भूमि धारकों के लिए 16 डिजिट का यूनिकोड, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाल ही में यहाँ का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? तो हाल ही में जो असम गवर्नमेंट है इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता हैं, राज्य के ऐसे जो भी खिलाड़ी हैं, इन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो हिमा दास है, धावक है, असम से बिलोंग करती हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें आप जानते हैं। हिमा दास को अभी हाल ही में असम में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। तो असम गवर्नमेंट इसने ऐसा फैसला कर लिया है कि इन एथलीट को, जो कि राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता हैं, इन्हें सरकारी नौकरी देगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि राज्य के जो एथलीट हैं ये खेलों के प्रति रुचि ले और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। असम से भी रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जैसे कि इसका भी हाल ही में 7वां नेशनल पार्क बना है देहिंग पटकाई। मवेशियों के लिए कानून लाने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत का ये ऐसा पहला राज्य भी है जहां काऊ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना और हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग ये यहीं पर देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरुमकुलम गांव किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है? तो पेरुमकुलम गांव जो कि स्थित है केरल में, ये केरल का पहला पुस्तक गांव बन गया है। पढ़ने के प्रति लोगों को यहाँ पर काफ़ी रुचि भी है, इसलिए तो केरल पूरे भारत में सबसे शिक्षित या सबसे साक्षरता वाला राज्य कहा जाता है। जगह जगह पर यहाँ इस तरह की लाइब्रेरीज हैं, कई तरह की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं। जिन्हें भी पढ़ने में रुचि हो ये पुस्तक उठा करके पढ़ सकते हैं। और इसी तरह ये जो गाँव है पेरुकुलम गाँव, ये बन गया है केरल का पहला पुस्तक गाँव। अब देखिए, यहाँ ऑप्शन से आप और भी कुछ रिलेट कर सकते हैं। केरल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। गोवा का एक गांव जो कि चर्चे में था, मंड्रेम गांव, मैंने आप लोगों को बताया था कि गोवा का ये पहला मनोरंजन गांव बनने जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। मध्य प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है बाचा गांव, बैतूल जिले में स्थित है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये भारत का पहला गाँव है। जम्मू का एक गाँव है जिसका नाम है वेयान गाँव, 100% वैक्सीनेशन वाला ये भारत का पहला गांव बना है। अच्छा, केरल से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं। भारत का पहला मजदूर संग्रहालय अलापुझा केरल में है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क तिरुअनंतपुरम में है। MSP का निर्धारण करने वाला ये पहला राज्य है। डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य है। और जो भी गरीब लोग हैं यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया है? तो ये स्थापित किया जाएगा नोएडा में। भारत के जो हेरिटेज है इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का संस्थान होगा जहाँ पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च और विरासतों के संरक्षण पर काम किया जाएगा। यह स्थापित किया जाना है नोएडा के
गौतम बुद्ध नगर में। वाराणसी की यदि हम बात करें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी वाराणसी से, जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो अहमदाबाद में भी हाल ही में 68 पुल जितना बड़ा एक्वेरियम, इसका उद्घाटन किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। गांधीनगर में जो रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल, इसका भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? तो भारत सरकार का ये जो स्टैंड अप स्कीम है, जो कि अब 2025 तक चलाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। स्टैंड अप योजना ये है क्या? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है ये 2016 में की गई थी। जो ST/SC कम्युनिटी की महिलाएं हैं, इन्हें लोन प्रोवाइड कराने के लिए, यदि ये खुद से स्वावलंबी बनना चाहती हैं या खुद कुछ करना चाहती हैं, तो इन्हें सरकार के द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसकी जो अवधि है ये अब 2025 तक कर दी गई है। 2025 तक ये योजना लागू रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो कई बार एग्जाम में मोटो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ओलंपिक ये तो इस साल चर्चे में भी है। अभी तक इसका क्या मोटो था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अब नया मोटो जारी किया गया है, तो इसमें आप केवल एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, टुगेदर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसका वैसे राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, लेकिन ये आगे पीछे हो गया है। इसका जो नया मोटो है ये है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। यहाँ लिखा भी हुआ है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर भी दूंगी। तो ये टुगेदर वर्ड इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बीते समय में हमने कोरोना का जो बुरा समय देखा है, इसे देखते हुए एकजुटता दिखाने के लिए इसने इसमें टुगेदर वर्ड भी ऐड कर दिया गया है। यदि हम बात करें IOC की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। और इसके दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? थॉमस बाक। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पायल कपाड़िया था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नाम की एक परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।